Hello students, myself Shashank. I am a PGT Physics Science Faculty, Samford Futuristic School, Sultanpur. So today we will start a new lecture series of physics. ठीक है? So now today we will discuss about some vectors. ठीक है? जो कि आपके काफ़ी important टॉपिक है क्लास 11th का. ठीक है? और आज हम क्लास 11th की सीरीज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपसे कि आज का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि वेक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में, वो समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. और अगर हमें वेक्टर की समझ है तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं इंक्लूडिंग क्लास 11th एंड क्लास 12 जो कि हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे. So now we will start from a physical quantity. ठीक है? क्योंकि वेक्टर को समझने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि why we need वेक्टर. ठीक? तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो. ठीक है? और क्योंकि जितनी भी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो physical quantities are those quantities they are measured by any type of apparatus or any type of device. ठीक है? अगर आपके पास कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी टाइप के मेजरमेंट डिवाइस से वो मेजर हो जाती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. इट मींस अगर मैं बात करूं डायरेक्टली कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन यू. इट मींस फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड प्लस इट्स यूनिट. ठीक? क्यों? क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है. ठीक है? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए. ठीक है? एन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड यू रिप्रेजेंट्स यूनिट. बिकॉज बिना यूनिट के आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. यूनिट मींस सपोज दैट कि अगर मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया 10, देन व्हाट 10? 10 से क्या समझ में आएगा आपको? 10 मीटर की बात कर रहा हूं, 10 केजी की बात कर रहा हूं, 10 टाइम दिया हुआ है, 10 मास दिया हुआ है, 10 लेंथ दिया हुआ है. तो जब तक मैं इसके आगे यूनिट का यूज नहीं करूंगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है? तो इट मींस फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट. तो एक चीज मैंने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी भी टाइप के डिवाइस से, मेजरमेंट डिवाइस से आप मेजर कर सकते हो. सो नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक? बहुत से टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और उन सारे टाइप को तो ऑलरेडी आप क्लास 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है? एक्चुअली आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते भी हो, और आगे भी हम ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे भी. बट जो अब हमें पढ़ना है उसके लिए हमें इस फिजिकल क्वांटिटी का इसकी कैटेगरी डिवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है? कि कितने कैटेगरी में ये डिवाइडेड है फिजिकल क्वांटिटीज. तो बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. इट मींस आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. लाइक स्पीड, आप क्लास 9 में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपको पता होगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो हम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज पहले हम समझते हैं. ठीक है? तो हम उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती है. ठीक है? तो चलो और देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने किन कैटेगरी में डिवाइड करा है. तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को किस कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं? दैट इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी. अब ये क्या होती है भाई? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only and only
मैग्नीट्यूड, यानी जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इट मींस इट इंक्लूड्स यूनिट। ठीक है, मैं यूनिट को नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि विदाउट यूनिट तो आप फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यूनिट तो लगाना ही पड़ेगा ना, कि अगर आपको पता है कि लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, मास है, ठीक, क्या डेंसिटी है, तो उसके लिए तो आपको यूनिट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं, यूनिट हटा दे रहा हूं, नहीं। यहां पर स्केलर क्वांटिटी के साथ, चलो मैं लिख भी देता हूं कि यूनिट भी इंक्लूड है। ठीक है, यूनिट तो नहीं हटाऊंगा ना, यूनिट हटा दूंगा तो फिर क्वांटिटी कैसी रहेगी। ठीक है, किस क्वांटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो इट मींस केवल मैग्नीट्यूड है अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे। ठीक है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज के साथ एक और फैक्टर इंक्लूड है। ठीक, वो क्या है, ठीक है, ये जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनमें फॉलो होता है अलजेब्रिक सम। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अलजेब्रिक सम का मतलब है कि आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मींस सपोज दैट मैं इंक्लूड करता हूं टाइम। ठीक है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, t2 टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो अगर मुझसे टोटल टाइम t पूछा जा रहा है तो मैं इसको t1 प्लस t2 नॉर्मली ऐड कर सकता हूं, 2 प्लस 1 इट मींस 3 सेकेंड। मुझसे मास पूछा जा रहा है, सपोज दैट m1 दिया हुआ है 2 kg, m2 दिया हुआ है 3 kg। ठीक, नो ऐसे बढ़ता जाएगा, m3 दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, तो अगर मुझसे टोटल मास कैपिटल M पूछता है तो m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, इट मींस 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 kg। तो ये इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको मैं नॉर्मली समझाना चाह रहा था कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वो क्या फॉलो करती हैं, नॉर्मल अलजेब्रिक सम फॉलो करती है। ठीक, तो नाउ ये तो हो गया, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं। ठीक है, यानी वहां पे आप डायरेक्शन को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उन क्वांटिटीज, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ। तो अब जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा ही हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ये हम क्लास 9th में कहते थे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन नहीं, अब से हम, ये जरूरी नहीं है कि वो सारी क्वांटिटीज, ठीक है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होगी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी की, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की मैं बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि स्केलर, वो फिजिकल क्वांटिटीज, पहला कैटेगरी तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नॉर्मल अलजेब्रिक सम फॉलो करते होंगे, वो स्केलर क्वांटिटीज होंगी। बट वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने बोला ये जरूरी नहीं है कि जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही हो। ठीक है, उनको साथ में फॉलो करना पड़ेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बहुत सारे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सारी चीजें हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट अभी आपको सबसे पहले ये समझ लेना है
कि हमें वेक्टर पढ़ना क्यों। ठीक है, तो पहले हम इन सारी चीजों को थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई कि जिनके पास, पहले तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, नॉर्मल अलजेब्रिक सम फॉलो करते थे, उनको हमने स्केलर में हटा दिया। ठीक है, उनको हमने स्केलर कैटेगरी में डाल दिया। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको हमने वेक्टर क्वांटिटी बोला। यानी क्या है ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझाता हूं। सपोज दैट मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सपोज दैट वेलोसिटी है, एक इधर जा रही है, ठीक है, और एक इधर, इनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो क्या आप इसको नॉर्मली v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 लिख सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक ब्लॉक है, उस पर दो तरीके से फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट। सपोज दैट मैं यहां पे ले लेता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर दो तरीके से F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर से एक फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहां पे इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा होगा, ये F2 फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या आप इस पर टोटल फोर्स बोल सकते हो कि F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। नॉर्मली क्या आप बोल सकते हो अगर इनके बीच में इस तरीके का एंगल है? जी नहीं, तो ये दोनों ही चीजें गलत होंगी। ठीक है, इनको आप नॉर्मल अलजेब्रिक सम के थ्रू ऐड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर हो सकता है, मैंने तो देखा है कि आप नॉर्मली यही बोलोगे कि सर अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कि उनका नॉर्मली वो ये जरूर बोलेंगे, ठीक है, कि सर अगर इस पर इस तरीके से F1 फोर्स लग रहा है, फिर इस पर F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने देखा है कि F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि यहां पर तो अलजेब्रिक सम हो गया, बट ये अलजेब्रिक सम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप जरा इनके बीच का एंगल देखो, आप ऐसा नॉर्मल अलजेब्रिक सम से रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक इसकी कंडीशन है, ऐसा है नहीं कि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं तो आपने नॉर्मली F1 प्लस F2 ऐड कर दिया है, ऐसा होता नहीं है। ये कंडीशन है जिसमें एंगल क्या है, एंगल क्या है, देखो 0 डिग्री, दोनों पैरेलल फोर्स हैं, और ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, जब एंगल देखो, एंगल टू एंगल वेरी करता है। ठीक है, रीजन है, जब मैं आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो टोटली एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि एंगल जैसा भी होगा उस हिसाब से उसका जो रिजल्ट आएगा, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो उस पर वेरी करेगा। तो फिलहाल इतना जान के हम आगे बढ़ते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो फॉलो करेंगे, वो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो नाउ अब एक क्वेश्चन मन में अराइज होता है कि सर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था उनको आपने स्केलर में डाल दिया, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करते हैं, वो वेक्टर में चले गए। तो बट ऐसी भी तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? जैसे आपने सुना होगा जब आप क्लास 10th में रहोगे, करंट को हम स्केलर कंसीडर करते थे, प्रेशर को हम स्केलर कंसीडर करते थे, क्योंकि वो लेवल नहीं था आपका कि आपको समझाया जा सके कि क्या उसके पीछे रीजन है। बेसिकली ना तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ना तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, वो कैटेगरी क्या है आओ देख लेते हैं। वो थर्ड कैटेगरी है हमारी टेंसर। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तो इस टेंसर के बारे में भी आपको काफी पढ़ना है। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction but they do not follow the law of vector addition। तो जब वो law of vector addition फॉलो नहीं करते हैं तो वो फॉलो करते क्या हैं? वो फॉलो करते हैं नॉर्मल अलजेब्रिक सम।
ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि एक एग्जांपल मैंने आपसे लिया, क्या, करंट। मैंने एग्जांपल क्या लिया, प्रेशर। तो देख लेते हैं कि क्यों उसको मैं वेक्टर में नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, क्यों उसको टेंसर में मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि स्केलर में कंसीडर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन होती है, प्रेशर की भी तो डायरेक्शन होती है ना। जब वो कोई लिक्विड किसी कंटेनर में पड़ता है तो हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मैं यहां पे अगर सपोज दैट इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक वायर है जिसमें से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो नाउ यहां पे ये वायर कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसमें I1 करंट चली गई, इसमें I2 करंट चली गई, इसमें I3 करंट, ये कहीं आगे जाकर के मिल गए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, फिर से यही I इक्विवेलेंट हमको I इक्विवेलेंट मिल गया। इट मींस इस I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इट मींस करंट हैव मैग्नीट्यूड, current have direction, but they do not follow the law of vector addition. They follow only simple algebraic sum. तो सेम टाइप से जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। नाउ सेम वैसे ही प्रेशर भी एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक। तो ऐसे ही टेंसर भी एक प्रेशर क्वांटिटी है, कैसे, उसको भी देख लो, ठीक। चलो एक मिनट, हाँ, यहां पे मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसमें लिक्विड। अब ये लिक्विड इधर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इधर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इधर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो क्या हम कभी भी ऐसा कंसीडर करते हैं कि सिर्फ लोअर वाले प्रेशर को ले लो, बाकी सारे प्रेशर को छोड़ दो? हम किसकी बात करते हैं, हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इधर P1 प्रेशर लग रहा है, इधर P2 प्रेशर लग रहा है, इधर P3 प्रेशर लग रहा है, तो मैं टोटल नेट प्रेशर की बात करूं तो वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है, कि हमने कहां से स्टार्ट किया। हमने देखा कि हमारे पास टोटल जो फिजिकल जो भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। Some physical quantities they are known as scalar quantities, some physical quantities they are known as vector quantities, and the sum they are tensor। और क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि those quantities, those physical quantities they have magnitude as well as direction, they are known as vector quantities। तो that is इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वो वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं तभी वो वेक्टर है, अदरवाइज वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, टेंसर की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई वी नीड वेक्टर।